नमस्कार। आज हम लोग प्रथम चीन जापान युद्ध के बारे में जानेंगे। इसे प्रथम साइनो जापान युद्ध भी कहा जाता है। यह अगस्त 1894 से लेकर अप्रैल 1895 तक चला था। आज हम लोग इस युद्ध के कारण परिणाम के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मानचित्र में देखेंगे, ये अपना प्यारा भारत, ये है चीन, ये है कोरिया, जिसे आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश है। पहले एक सिर्फ कोरियाई प्रांत हुआ करता था, तो ये कोरिया, और यहाँ पे ये जापान। ठीक है, तो ये मैप में आपने देख लिया। आइए सबसे पहले इस युद्ध के कारण के बारे में जानने के लिए थोड़ा इस इतिहास में और पीछे जाना होगा, तब जब जापान का आधुनिकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इम्परर मेजी या फिर इन्हें मेजी द ग्रेट भी कहा जाता है। ये 1867 में जापान के सम्राट बनते हैं और तभी से इन्होंने जापान को आधुनिकरण की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्हें जापान के आधुनिकरण का जनक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जीके का एक प्रश्न बन सकता है, जापान के आधुनिकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो इम्परर मेजी को कहा जाता है। इनका एक और नाम है मेजी द ग्रेट। ठीक है, तो इन्होंने जापान के आधुनिकरण की शुरुआत करते हैं। इसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था। उस वक्त उन्होंने नारा दिया था, देश को धनवान बनाओ और सैनिक को बलवान बनाओ। यानी इनकी नीति जो थी वो दोनों तरफ से थी। एक इनको अपने देश को धनवान भी बनाना था और दूसरा ये अपने सैनिक को बलवान भी बनाना चाहते थे। यानी एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में ये जापान को उभारना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद जापान में जो है इनकी नीतियों के कारण जापान में नए उद्योग को बढ़ावा हो मिला। कई बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। सभी नागरिकों के लिए इन्होंने सैन्य सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया गया, नियमित वेतन दिए गए, आधुनिक किस्म के हथियार सैनिकों को प्रदान किया गया। यहाँ देखें, इनकी नीतियाँ जो है वो दोनों तरफ से चल रही है। एक, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है। दूसरा, इन्होंने सैनिकों के भी आधुनिकरण का प्रयास, आधुनिकरण का शुरू कर दिया है। तो यहाँ से जो है ये इम्परर मेजी जापान के आधुनिकरण के जनक माने जाने लगे। अब जापान की जो नज़र थी वो शुरू से ही कोरिया पर थी। यहाँ पे ये कोरिया है और ये जापान। तो जापान की जो शुरू से नज़र थी वो कोरिया पे थी। क्यों थी? तो दरअसल जापान देखेंगे तो यहाँ बीच समुद्र में स्थित देश है जापान, और जापान को एशिया के या स्थल भाग, ये देखेंगे ये एशिया का मानचित्र है, तो ये एशिया के स्थल भाग से जुड़ने के लिए जापान जो है वो कोरिया को अपना प्रवेश द्वार मानता था। वो कोरिया को अपना प्रवेश द्वार मानता था, इसलिए जो है कोरिया पे जापान की शुरू से ही नज़र थी और यही जो है युद्ध का मुख्य कारण बना। आखिर कैसे? तो आइए देखते हैं। तो कोरिया पे जो है चीन के मंचू सम्राटों ने 17वीं शताब्दी में ही कोरिया पे अधिकार कर लिया था और तब से कोरिया चीन के अधीन एक स्वायत्त प्रदेश माना जाता था। अब ये स्वायत्त प्रदेश का क्या तात्पर्य है? तो कोरिया में एक अपना राजा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वह राजा भी जो था वो चीन के अधीन कार्य करता था। यानी सुप्रीम लीडर कौन होंगे? तो सुप्रीम लीडर जो होंगे वो चीन ही होंगे। ठीक है, कोरिया में अपना एक बेशक एक राजा हुआ करता था, लेकिन वो चीन के राजा के अधीन, चीन के सम्राट के अधीन ही कार्य करता था। तो चीन का तो पहले से ही कोरिया पर नियंत्रण था। इसके अलावा जो है कोरिया पे रूस की भी नज़र बनी हुई थी। रूस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनाना चाहता था। ठीक है, रूस क्या करते हैं, यहाँ मॉस्को से लेकर के यहाँ अपने व्लादिवोस्तोक तक यहाँ एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनाना चाहता था और उसका एक जो है अड्डा, यहाँ पे एक पोर्ट जो है वो साउथ कोरिया में यानी दक्षिणी कोरिया में बनाना चाहता था, ताकि यहाँ जहाज़ के द्वारा माल उतरे और यहाँ से जो है वो रास्ते से यहाँ ट्रेन के जरिए यहाँ वो अपने मॉस्को तक पहुंचा सके। यानी व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाता। तो कोरिया पे रूस की भी नज़र थी और ये बात जापान को खबर लग चुकी थी। तो इसलिए जापान जो है वो कोरिया पे पूरा अधिकार चाहता था और चीन की जो उस वक्त के जो सैनिक थे या फिर चीन के जो सम्राट थे वो अब कोरिया पे नियंत्रण करने में लगभग असफल हो चुके थे, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके थे। और ये बात की भी खबर जापान को थी और इसलिए उसने इसका फ़ायदा उठाया। 1875 में जो है जापान का एक जहाज़ जो है बिना इजाज़त के कोरिया के समुद्र तट पे पहुंचता है। इस जहाज़ पे जो है कोरियाई सैनिक गोलाबारी शुरू कर देते हैं और जापान के जहाज़ को वापस जाने पे मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे जापान जो है वो उग्र नहीं होता है, वो काफ़ी धीरज से काम लेता है और 1876 में जो है अब अपने कुछ राजनयिक, कुछ राजदूत को जो है वो कोरिया भेजता है। जापान द्वारा भेजे गए राजनयिक जो है वो कोरिया के राजा से मिलते हैं। कोरिया जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेता है उनसे मिलने के बाद। 1885 में कोरिया और जापान के बीच एक संधि भी होती है, जिसके अनुसार जो है कोरिया जापान को कई व्यापारिक विशेषाधिकार दे देते हैं। यानी अब यहाँ पे जो है जापान को कोरिया के रास्ते व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है।
बदले में जो है जापान क्या करता है, जापान कोरिया को एक स्वतंत्र सत्ता की मान्यता दे देता है। अब स्वतंत्र सत्ता की मान्यता से चीनी संप्रभुता को ये चुनौती हो जाती है। कैसे? तो अब तक जो है वो कोरिया का राजा अपना सुप्रीम लीडर एक तरह से चीन को मानते थे, लेकिन जब यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता को जापान मान्यता दे देता है तो एक तरह से ये चीनी की संप्रभुता को चुनौती हो जाती है। और दूसरा, जापान जो है वो संकट की स्थिति में, किसी भी तरह के संकट की स्थिति में सैन्य मदद दिए जाने का भी भरोसा देता है, आश्वासन देता है। ये 1885 की संधि जापान और कोरिया के बीच होती है, इसमें ये जापान इनको दोनों आश्वासन देता है। एक तो उन्हें स्वतंत्र, कोरिया को स्वतंत्र सत्ता की मान्यता भी देता है, और दूसरा संकट स्थिति में सैन्य मदद दिए जाने का वादा भी करता है। ठीक है। अब 1894 की शुरुआत में एक घटना होती है। कोरिया में जो है वो विदेशियों के खिलाफ जो है विद्रोह भड़क उठता है। विदेशी, वहाँ के लोग अब अपनी धरती से विदेशियों को भगाना चाहते हैं। देखते ही देखते हैं जो है यह विद्रोह कोरिया के सम्राट के खिलाफ भी होने लगता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका यह मानना था कि कोरिया के सम्राट की जो नीति ही है, इसी कारण जो है वो ये विदेशी लोग कोरिया की धरती पर अपना पैर पसार रहे हैं। तो इसलिए अब यह जो विद्रोह है यह कोरिया के सम्राट के खिलाफ भी होने लगता है। कोरिया जो है वो चीन से मदद मांगता है, और चीन जो है अपना सेना भेज देता है विद्रोह को दबाने के लिए। अब इस बात की खबर जब जापान को लगती है तो जापान इस पर क्रोधित हो उठता है, क्योंकि 1885 में जो संधि हुई थी उसमें जापान ने ये कहा था कि वह सैनिक मदद करेगा किसी भी संकट की स्थिति में, लेकिन दरअसल कोरिया के राजा जो है वो चीन से मदद मांगते हैं और चीन अपनी सेना भेज देता है। इस पर जापान भी क्रोधित हो उठता है, और जापान भी अपनी सेना जो है वो कोरिया भेज देता है। अब कोरिया की धरती पे चीन और जापान दोनों के सैनिक टिके हुए हैं, दो दो विदेशी सैनिक कोरिया की धरती पे टिके हुए हैं, और इस तरह से अब युद्ध की शुरुआत होती है। तो अगस्त 1894 में है, चीनी सैनिक से भरी जहाज, यहाँ से चीनी सैनिक से भरी जहाज जो है वो कोरिया की तरफ जा रही होती है। रास्ते में जो है वो जापानीज सैनिक जो है रास्ते में इस जहाज पे हमला कर देते हैं और उसमें सवार सभी चीनी सैनिकों को मार देते हैं, और इस तरह से जो है अगस्त 1894 में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और इसे ही चीन जापान युद्ध या फिर साइनो जापान वॉर भी कहा जाता है। ठीक है। अब युद्ध की घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो सितंबर आते आते जो है वो चीनी सैनिकों को, अगस्त में युद्ध शुरू हुआ और सितंबर के अंत आते आते चीनी सैनिकों को जो है कोरिया छोड़कर भागना पड़ जाता है। यालू नदी की लड़ाई में, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये है नॉर्थ कोरिया और यहाँ चीन, इन दोनों के बीच में जो है यालू नदी बहती है, और यही यालू नदी जो है चीन और कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। तो इसी यालू नदी में भी चीन की नौसैनिक और चीन के नौसैनिक और जापान के नौसैनिकों के बीच भी यहाँ भीषण लड़ाई होती है। इसमें भी जो है वो चीनी सेना की हार होती है। कारण ये था कि जापान के पास आधुनिक किस्म के हथियार थे, ठीक है, उनके सैनिक काफ़ी प्रशिक्षित थे, उनके सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था, जबकि इन तीनों में से कोई भी जो था वो चीनी सैनिकों के पास नहीं था। उसके बाद जो है अब जापान चाहता तो यहाँ पे कोरिया से चीनी सैनिकों को खदेड़ने के बाद जो है अब युद्ध का अंत कर सकता था, लेकिन जापान के मन में जो है अब विस्तारवाद की नीति पनपने लगती है। विस्तारवाद से तात्पर्य यह है कि जिस तरह से फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब दुनिया के विभिन्न देशों पर अपना अधिकार कर लिए होते हैं और वहाँ तक अपना विस्तार फैलाते हैं, उसी तरह से अब जापान के मन में भी जो है अब एशिया के बहुत से देशों पे अधिकार करने का, अपना विस्तार करने का, अपने साम्राज्य के विस्तार करने की नीति पनपने लगती है। वो भी ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसा बनना चाहता है। तो इसलिए जो है अब जापान चाहता तो यहाँ युद्ध का अंत कर सकता था, वो कोरिया प्रायद्वीप से खदेड़ चुका था चीनियों को, लेकिन जापान यहाँ पे युद्ध का अंत नहीं करता है। और जापान की जो अब सेना है वो चीन के मंचूरिया, यहाँ चीन का जो ये ऊपरी प्रांत है ये मंचूरिया कहलाता है, तो जापान अपने कुछ सैनिकों को मंचूरिया और कुछ सैनिकों को लियाओडोंग प्रांत, ठीक है, लियाओडोंग प्रांत पे आक्रमण करने के लिए भेज देता है। ये आक्रमण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नवंबर के अंत आते आते जापानीज सेना ने यहाँ पोर्ट आर्थर, यहाँ चीन का ये एक पोर्ट आर्थर है, इस पोर्ट आर्थर को भी जीत लेते हैं, ठीक है। 1895 की शुरुआत में जापान ने चीन की यहाँ से एक शानदोंग प्रांत पड़ता है, ये वाला इलाका जो है ये चीन का एक शानदोंग प्रांत पड़ता है। तो जापानीज सैनिक जो है ये शानदोंग प्रांत पे भी हमला करते हैं और ये इसके भी बहुत से हिस्से को जीत लेते हैं। इस तरह से जापानीज सेना जो है वो अब आगे बढ़ती ही जाती है, ठीक है। जापान की सेना जो है वो चीन के फार्मोसा द्वीप, जिसे आज ताइवान कहा जाता है, जो आज एक देश है ताइवान, तो यहाँ पे ताइवान को पहले फार्मोसा द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो जापानीज सैनिक जो है इस फार्मोसा द्वीप पे भी अधिकार कर लेते हैं, और अब जापानीज सैनिक जो है
वो बीजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे बीजिंग शहर है, तो अब जापानीज सैनिक जो है वो बीजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर जो है अब चीन के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है, वो अब जापान के साथ संधि करना ही उचित समझता है। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है इस युद्ध का अंत होता है और 17 अप्रैल 1895 ईस्वी को चीन और जापान के बीच एक संधि होती है जिसे शिमोनोस्को की संधि कहा जाता है। याद रखेंगे, शिमोनोस्को की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो प्रथम चीन जापान युद्ध में चीन और जापान के बीच हुई थी शिमोनोस्को की संधि। ठीक है, अब इस संधि के तहत जो है कोरिया से चीनी संप्रभुता को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी अब जो है इस कोरिया पे अब चीन का कोई कंट्रोल नहीं रहा। जो पहले चीन सुप्रीम लीडर हुआ करता था कोरिया का, अब वो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे अब चीनी संप्रभुता को ख़त्म कर दिया जाता है। जापान को फार्मोसा यानी ये वाला द्वीप और लियोडोंग प्रांत जो ये वाला क्षेत्र है, ये दोनों जापान को मिल जाता है। इसके अलावा जो है चीन को युद्ध हर्जाना के रूप में 20 करोड़ चीनी सिक्के जो है वो जापान को देने पड़ते हैं। जापान इन पे ये क्या कहते हैं उसको पेनाल्टी लगाता है 20 करोड़ चीनी सैनिक। ठीक है, तो ये हर्जाना के रूप में चीन को देना पड़ता है जापान को, और इस तरह से जो है शिमोनोस्को की संधि द्वारा जो है इस युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है एक वर्साय की संधि हुई थी और उसी वर्साय की संधि में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की बीज बो दिए गए थे, उसी तरीके से इस शिमोनोस्को की ही संधि में जो है चीन जापान के तो बीच ये शिमोनोस्को की संधि हो गया, लेकिन इसी संधि में जो है जापान और रूस के बीच युद्ध के बीच बो दिए गए थे। अब वो किस तरह से, वो मैंने इसके पे एक अलग रूस जापान वॉर पे एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से इस युद्ध का तो शिमोनोस्को की संधि की तरह अंत हो जाता है। लेकिन अब इसमें एक ये सवाल उठता है कि आखिर जापान की जीत के क्या कारण थे? तो जापान की जीत के जो 3 मूल कारण थे वो ये थे कि जापानीज सेना को बेहतर प्रशिक्षण मिलता था, उन्हें नियमित वेतन मिलते थे, उनके पास जो सैन्य उपकरण थे वो सबसे ज़्यादा आधुनिक हुआ करते थे, उन दिनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा आधुनिक थे, जबकि चीन के पास इन तीनों में से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था। इसलिए जो है चीन की हार होती है और जापानियों की जीत होती है। ठीक है, तो इस तरह से चीन और जापान युद्ध का अंत होता है, जापानियों की जीत होती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।